जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे कि सर सिलेबस कब जारी होगा, बिल्कुल वो दिन समाप्त हो गया। वो इंतजार आपकी पूरी तरह से मिट चुकी है। बीटीएससी ने इंस्ट्रक्टर के लिए सभी अलग अलग ट्रेड का सेपरेट सिलेबस जारी कर दिया है और उस सिलेबस में जो चीजें व्यक्त की गई है उसी को मानक रूप से मानते हुए आपको तैयारी करनी है। इस वीडियो में मैं कई सारे मुद्दों पर बात करूंगा। आपके जितने भी कंफ्यूजन है सबको मैं दूर करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक झलक सिलेबस का दिखाता हूं, फिर विस्तृत चर्चा उस पर होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बीटीएससी का वेबसाइट खोलते हैं। वेबसाइट खोलने के बाद सिलेबस वाले सेक्शन को टच करते हैं। जैसे सिलेबस वाले सेक्शन को टच करिएगा, यहां आपका मिल गया सिलेबस ऑफ पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन वायरमैन, सिलेबस ऑफ पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, सिलेबस ऑफ पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर फीटर, सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर एंड मशीनरी, मैकेनिक ट्रैक्टर, वेल्डर, लेदर टेक्नोलॉजी, मशीनिस्ट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सभी बच्चों का सिलेबस आज ही 20 मई को जारी किया गया है। मैं इलेक्ट्रिकल के सिलेबस को डाउनलोड करता हूं। 13 पन्ने का साथियों सिलेबस दिया गया है। सिलेबस ऑफ इंस्ट्रक्टर की बात करेंगे, 13 पेज का आपका सिलेबस दिया गया है। मैं इस टोटल 13 पेज पर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक एक चीजों को बारीकी से हम समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप गंभीरता से देखिएगा। आपके सकारात्मक भाव हो सकते हैं, आपके नकारात्मक भाव हो सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सही जानकारी आपके बीच रखना और उस जानकारी के आधार पर जो हमारे मेहनती छात्र हैं वो अपने आप को उस हिसाब से ढाल लें और अपने मन मस्तिष्क में संतुलन स्थापित करके अपनी तैयारी हेतु बिल्कुल जीत और मेहनत के साथ लग जाएं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 15 मई 2026 को बीटीएससी का आवेदन समाप्त हो गया। आवेदन समाप्त होने के बाद सबके मन में एक ही लालसा रहती है, सर हमारे ट्रेड में मोस्टली कितना फॉर्म भरा गया। तो इसकी तो एग्जैक्ट डाटा अभी निकल कर नहीं आई है, लेकिन अन्य स्रोतों से जो जानकारियां कलेक्ट हुई हैं, रजिस्ट्रेशन थोड़े ज्यादा मात्रा में हुए लेकिन फॉर्म कम भरा गया, ये भी बातें आपको समझ लेनी है। ऑलमोस्ट कई सारे बच्चों के फॉर्म में कुछ खामियां भी हैं। किस तरह की खामियों पर क्या दिक्कत है, कौन से बच्चे सेफ हैं, मैं सब पर बात करूंगा और इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के सिलेबस पर विस्तृत चर्चा भी करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि बीटीएससी एडिट का कोई विकल्प नहीं देता है। आपके फॉर्म में गड़बड़ी हो चुकी है तो उसका सुधार अब नहीं हो सकता। बीटीएससी ने ऐसा कभी नहीं किया और बीटीएससी ने अपने पूरे एडवर्टाइजमेंट में इसकी विस्तृत चर्चा कर दी कि भाई हम एडिट का ऑप्शन नहीं देंगे, आप सावधानी से फॉर्म भरो। तो पहली जानकारी यहां पर आपकी पूरी होती है। दूसरी चीजें, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है इस बार का फॉर्म, वो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के बच्चों के लिए रहा है। 93,000 प्लस बच्चों ने लगभग रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन जो मेरा अनुमान है और अन्य डाटाओं को जब हम मैग्नीफाई करते हैं तो लगभग ये मान सकते हैं कि 85,000 बच्चे ने इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में आवेदन सबमिट कर दिया है। इतना न्यूनतम हम मान सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा हो, लेकिन 85,000 कंफर्म है कि बच्चों ने फॉर्म जरूर फिल किया है। फीटर ट्रेड में लगभग 35,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। वेल्डर ट्रेड में 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। मशीनिस्ट में लगभग 4,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में लगभग 11,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। सर्वेयर में लगभग 2500 बच्चों ने फॉर्म भरा है। ऑटोमोबाइल में जाइएगा तो वो 400 के भीतर ही संख्या है, बहुत कम मात्रा में बच्चे वहां पर फॉर्म अप्लाई किए हैं। फिलहाल इतनी ही जानकारी मेरे पास उपलब्ध हुई है, बाकी जैसे ऑथेंटिक आएगी हम आपको जरूर सूचित करेंगे। तो पहली तो आप समझ लीजिए कि कंपटीशन लेवल आपका कितना और कैसे जाने वाला है। टोटल 252 सीटें हैं। कितनी है? 252 सीटें हैं। लगभग आप मान लीजिए 10 से 15% बच्चों के फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होगी। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि लोको पायलट की तरह या बीएसपीएसएल की तरह बहुत भास्ट कंटेस्ट यहां नहीं होने जा रहा है। अगर आप बहुत बारीक तरीके से अध्ययन करते हैं तो लेवल 6 के इस जॉब को पाना आपके लिए बहुत कठिन नहीं है। एक झलक यहां से आपको एहसास हो रहा है। अब आते हैं छात्रों की उन गलतियों पर। अगर कुछ छात्रों ने अपने एड्रेस में कुछ स्पेलिंग मिस कर दिया है गांव में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर अपने
मान लीजिए अपने ब्लॉक के नाम लिखने में, उससे बहुत दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट नंबर की जगह मार्कशीट नंबर आपने डाल दिया है या कॉलेज के नाम में थोड़ी बहुत आपने गड़बड़ी कर दी है, इससे चिंता नहीं करनी है। आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्जाम देंगे। जब डीवी होगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और उस समय एफिडेविट लेकर के जाना है। विभाग जरूर आपके साथ अपना तो दिखाएगी और निश्चित रूप से आपकी बात को सुनकर आपके साथ पॉजिटिव अप्रोच रखने का प्रयास करेगी। तो ऐसे छात्र बिल्कुल चिंतित नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर अगर फादर्स नेम या अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ, इन 3 चीजों में गड़बड़ी हुई है तो आपको दिक्कत है, लेकिन यह पार्शियल दिक्कत है। कहां पर? एग्जाम के दौरान ही आपके एडमिट कार्ड पे चेंज रहेगा, आपके पास अपना जो आधार है या अपना जो पहचान है वहां पर अलग रहेगा, तो वहां आपको दिक्कत होगा, एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो आप अपने नजदीकी कोर्ट से, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आप कम से कम एक एफिडेविट बनवा लेंगे कि मेरा नाम यह है, गलती से यह नाम आवेदन भरते समय हमने फिल कर दिया है, लेकिन वास्तविक रूप से मैं यही हूं, और अपनी पहचान के साथ उसको सबूत के साथ प्रस्तुत करेंगे। हो सकता है जो वहां पर इन्विजिलेटर होते हैं या जो पर्यवेक्षक को भेजा जाता है हर एक सेंटर पर, उस पर्यवेक्षक से जब आपकी मुलाकात हो जाएगी तब आई थिंक वहां आपके साथ जरूर मर्सी की जाएगी और आपकी उस ओरिजिनल और एक्चुअल चीजों को जानते हुए, समझते हुए आपको एग्जाम देने की परमिशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो यहां एक राहत आपके साथ हो सकती है अगर आप जेन्युइन होंगे तो। अगर आपने कुछ गड़बड़ी किया है, एलिमिनेशन किया है, तब फिर दिक्कत होगी। दूसरी चीजें, तीसरी समस्या जो विकराल है, उस समस्या का कोई निदान ना के बराबर है, वो है आपका कास्ट और कैटेगरी या सर्टिफिकेट की गड़बड़ी। आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, उस सर्टिफिकेट में कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी नहीं है, तब तो सब खत्म हो गया। लेकिन रही बात की कास्ट और कैटेगरी, आप ओबीसी से हैं, यूआर में आपने अप्लाई कर दिया तो बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यूआर है और ओबीसी से कर दिया तब आप सिर्फ परीक्षा दे सकते हैं, आगे आपका कोई भी विकल्प आपके लिए नहीं बचता है। अगर आप एससी से हैं, एसटी डाल दिए तब भी आप आउट हो गए, एससी से हैं, यूआर की कैटेगरी में भर दिए तो एक रास्ता है, एक होप है, लेकिन अगर यहां पर उठापटक हुआ है तो आपके साथ कठिनाई है। तो ऐसे चीजों को ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बार बार कहते रहते हैं कि सर मैंने पुराना यूज कर लिया, पुराना यूज कर लिया। देखिए, सामान्य रूप से जब हम 1 अप्रैल 2026 के बाद फॉर्म भर रहे हैं तो हमें अपने जाति संबंधित प्रमाण पत्र, चाहे वो एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो, वह निसंदेह 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही बनवाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं स्वयं का तर्क देते हैं, चीजों को नहीं समझने का प्रयास करते हैं, वो पुराना ही अप्लाई कर दिए। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे केस में बहुत विशेष चिंता नहीं है, यह आपका स्टेट है, मुझे लगता है यहां कंसिडरेबल है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट जब आप डीवी कराने जाएंगे तो नया पुराना दोनों सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा ताकि आपको कठिनाई ना झेलनी पड़े। लेकिन एक चीज याद रख लीजिए कि अब जो भी फॉर्म आएगा उसके लिए आप जहां भी जाति वगैरह के प्रमाण पत्र को आप यूज करते हैं, वह प्रमाण पत्र आप क्या करेंगे तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही बना करके तब यूज करेंगे। रेलवे ने स्पष्ट मेंशन कर दिया है, आप देख रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड ने मेंशन कर दिया है, नालको ने मेंशन कर दिया है, जितने भी पीएसयू हैं सब स्पष्ट लिख चुकी हैं। इन बातों को जरूर ध्यान रखना है। अब हम आते हैं विद्यार्थी जी कि आपका जो सिलेबस है वो तो आज आ ही चुका है और उस सिलेबस पर हम विस्तार से चर्चा भी करने वाले हैं, इसी वीडियो में करने वाले हैं। आपके एग्जाम का पैटर्न है 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाना है, 120 मिनट का समय दिया जाना है, 2 घंटे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है और आप 100 अगर स्कोर करते हैं ओपन कैंडिडेट तो आपका 0.75 से मल्टीप्लाई करके 75 अंक के लिए ही आप एग्जाम में बैठ रहे हैं। संविदा वाले बच्चे कम हैं और संविदा वालों को 25 अंक दिया जा रहा है, नॉट परसेंटेज, तो आपका 75 अंक के लिए संविदा वालों को भी एग्जाम में बैठना है, उन्हें भी एक सुटेबल मार्क्स लाने की कोशिश करनी है और तब संविदा के लिए अनुभव के आधार पर जो अंक है प्रत्येक वर्ष 5 अंक, वह मिलने के बाद अगर मेरिट लिस्ट में वो आते हैं तो उनका चयन होगा। अगर आप उससे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं तो नेचुरली वो बाहर हो जाएंगे। 252 सीटें इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के बच्चों के लिए है और टोटल 145 ही संविदा वाले हैं, जिसमें 12 तो क्लर्क ही हैं, समझ गए, और बहुत सारे लैब असिस्टेंट भी हैं। तो लगभग 90 के आसपास जो हैं वो इंस्ट्रक्टर में आपको मैच होते हैं। उसमें सारा का सारा 98 इलेक्ट्रीशियन नहीं है, उसमें से आप मानकर चलिए तो 35-40 मैक्सिमम जाएगा इलेक्ट्रीशियन। इसीलिए बहुत चिंता यहां साथियों नहीं है।
आपको मैं बता दूं, एग्जामिनेशन की संभावना जो है वो मुझे लगता है अगले 3 महीने में जरूर हो जानी चाहिए, बहुत लंबा नहीं खींचेगा। ऑलमोस्ट आप रखिए जुलाई लास्ट या अगस्त में आपकी परीक्षा संभावित है। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आएगी तो जरूर बताएंगे। एक अच्छी चीज मैं बता देता हूं, आप सबके मन में एक भाव रहता है कि सर हम कौन सी बुक को फॉलो करें, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं तो इलेक्ट्रीशियन वाले और वायरमैन वाले बच्चे आईटीआई ट्रेड थ्योरी के लिए इलेक्ट्रिकल ग्रुप की ये वाली पुस्तक को फॉलो करेंगे। रुक्मिणीप्रकाशन.com से प्राप्त हो जाएगी, फ्लिपकार्ट अमेजन से प्राप्त हो जाएगी, अदरवाइज आपके नजदीकी मार्केट से प्राप्त हो जाएगी। 31 चैप्टर हैं, पूरे कोर्स सिलेबस को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी आईटीआई के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के सिलेबस को कवर किया है। विस्तार से थ्योरी है और नए प्रश्नों का समागम है। यह आपके लिए काफी लाभदायक बुक साबित होगी। इसकी मदद से आप अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी चीज है सर तैयारी कैसे करें, तो साथियों हमारी इंस्ट्रक्टर बैच ऑनलाइन चलती है। हमारा एप्लीकेशन है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। क्या नाम है? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। ये ऐप है हमारा। इस ऐप पर आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहां जाकर इंस्ट्रक्टर बैच इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए आप वहां से परचेज करेंगे। और इस बैच में मैं प्रतिदिन 2 से 3:30 PM के बीच में लाइव क्लास लेता हूं। रिकॉर्डेड में जो लाइव हो जाती है वो उपलब्ध है। बाकी आपको सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा 3 घंटे 4 घंटे की क्लासेस भी चल रही है। साथियों अगर आप इस बैच को ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो 499 इसकी फी है, और ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो इंजीनियर अमरनाथ चौधरी बिल्डिंग बाजार समिति पटना में हमारी यह बैचेज चल रही हैं। ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन की फीसेस 3500 है। ऑफलाइन से संबंधित जानकारी के लिए 7070177240 पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के पैटर्न पर आधारित हमारा फुल टेस्ट 100 क्वेश्चन का बाइलिंगुअल विथ डिस्कशन आपको मैं प्रदान कर रहा हूं बीटीएससी इंस्ट्रक्टर टेस्ट में। और यह टेस्ट 199 रुपए में उपलब्ध है, क्योंकि इसमें हम डिस्कशन भी करवा रहे हैं। साथ ही साथ अनलिमिटेड टाइम आपको टेस्ट एक्सेस मिल रहा है। साथ ही आप इसके टेस्ट को कई बार दे भी सकते हैं साथियों, तो आपके लिए काफी वैल्यूएबल है। और ये टेस्ट एवरी सैटरडे को चला करती हैं। ये हमारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर उपलब्ध हैं। इन दोनों का ऑनलाइन लिंक मैं बैच इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर दूंगा, आपको सुविधा महसूस होगी। और अगर आप चाहते हैं टेक्निकल प्रश्नों पर पूरी पकड़ हो जाए और टेक्निकल एग्जामिनेशन में हम मजबूती के साथ डटे रहें, हमें दिक्कत ना हो, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, टॉपिक वाइज हो, मिसलेनियस हो, प्रीवियस हो, तो 8000 प्रश्नों का एक कंप्लीट पैकेज हमारा है ब्रह्मास्त्र महापैक। इस महापैक से आप जुड़ेंगे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप के माध्यम से, और इसमें टेस्ट के रूप में भी आपको चीजें मिलेंगी, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो डिस्कशन, रिकॉर्डेड डिस्कशन करके आप अपने कंसेप्ट को मजबूत बना सकते हैं। ये तरीके हैं जिन तरीकों के आधार पर आप अपनी तैयारी को बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचाकर सफल हो सकते हैं। विद्यार्थी जी, अब मैं आ रहा हूं आपके सिलेबस पर, जो आज वेबसाइट पर विभाग ने दिया है, सिलेबस फॉर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन। आइए जरा देखें क्या है। यूनिट 1 है हमारी सुरक्षा, सेफ्टी रूल से संबंधित है, सिंबल से संबंधित है, आपकी कैलिपर्स है, डिवाइडर है, सरफेस प्लेट है, ड्रिल मशीन है, ठीक है, मेंटेनेंस है, रिवेट है, इन सब के बारे में बताया गया है। जो एनसीवीटी का सिलेबस है, हैक्सॉ है, उसके बारे में बताया गया है। और सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे हम लोग करें, जो आपका हेल्थ एंड सेफ्टी है, वही चैप्टर आपका यूनिट 1 है। दूसरा यूनिट इन्होंने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा है, जिसमें केवीएल, केसीएल, रेजिस्टेंस का कलर कोड है, एक्टिव एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, यानी फंडामेंटल में इसने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को कंसीडर किया है। किसको किया है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को कंसीडर किया है। और हमारा बेसिक एसी थ्योरी को भी इसने क्या किया है, इस चैप्टर में कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो आपको टॉपिक को ब्रेक कर दिया है, मैं चैप्टर वाइज आपको समझा देता हूं। यहां पर आपका हेल्थ एंड सेफ्टी है, यहां क्या है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी है। और दूसरे नंबर में आपकी क्या है, यहां पर समझ लीजिएगा, तो आपका हैंड टूल्स है। ये वाला जो यूनिट है उसमें क्या है, हैंड टूल्स है। तीसरे नंबर में आईई रूल के बारे में बताया है, हमारे कंड्यूट, केसिंग, केपिंग, वायरिंग के बारे में बताया है, साथ ही साथ अर्थिंग के बारे में है। यानी ये वाला तीसरा जो मॉड्यूल है वह आपका क्या है, अर्थिंग है और आपकी वायरिंग है तीसरे मॉड्यूल में। ठीक है, ये दोनों चैप्टर यहां कंसीडर किया। फिर चौथे चैप्टर में इसने इल्यूमिनेशन को कंसीडर कर लिया। किसको कर लिया? इल्यूमिनेशन को कंसीडर कर लिया है। चौथा में किसको किया है? इल्यूमिनेशन को कंसीडर कर लिया है। पांचवें में आ जाइए साथियों, इसने ट्रांसफार्मर को कंसीडर कर लिया है। पांचवें में किसको कर लिया है?
ट्रांसफार्मर को कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं अगला, यहां पर इसने डीसी जनरेटर को कंसीडर कर लिया है और डीसी मोटर। छठा क्या किया है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, इसको विस्तार में आपको पढ़ना है, मशीन तो बहुत महत्वपूर्ण होता ही है। फिर इसने क्या कंसीडर कर लिया है, सिंबल कंस्ट्रक्शन पीएन जंक्शन नॉट नैंड, यानी यहां पर इसने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को कंसीडर किया। किसको किया, इसने यहां बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को कर लिया, साथ ही साथ इसने लॉजिक गेट को भी यहां पर कंसीडर करने का काम किया है। फिर यहां आइए, आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर है, हमारा थर्मल हाइडल प्लांट है, यानी यहां पावर जनरेशन, किसको कंसीडर किया इसने, पावर जनरेशन को कंसीडर किया है। साथ ही साथ हमारे यूपीएस इन्वर्टर के बारे में भी यहां पर आपको पढ़ने के लिए इसने कहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे इन्होंने स्पष्ट मेंशन किया है, प्रिपेयर्ड प्रोफाइल विथ अप्रेंटिस एक्यूरेसी एज पर द फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन। तो यहां इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बच्चे के लिए फर्स्ट एड हैजार्ड क्या होता है, बीआईएस क्या है, आईएस कोड 2011 के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उन सब के बारे में बताया है। फिर यहां पर दूसरे में ज्वाइंट्स, हमारा जो सोल्डर है, सोल्डिंग है, ब्रिजिंग है, अंडरग्राउंड केबल है, उस चैप्टर को इसने लिया है। फिर यहां देख लीजिए, जो मैंने आपसे कहा था मैग्नेटिक सर्किट के बारे में इसने यहां पर चर्चा किया है। फिर हमारा कैपेसिटर है, इंडक्टर है, उसके बारे में इसने यहां डिस्कस किया है। पॉलीफेज एसी सिस्टम जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके बारे में यहां डिस्कस किया है। फिर यहां पर ये आ रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी आपका सेल एंड बैटरी, क्या क्या चीज दिया, सेल एंड बैटरी चैप्टर जो है उसे इसने यहां कंसीडर किया है। फिर आ जाइए, यहां पर हमारा एमसीबी है, एमसीसीबी है, ईएलसीबी है, ठीक है, कंड्यूट वायरिंग है, आपका केसिंग केपिंग वायरिंग है, गोडाउन वायरिंग है, टनल है, इन सब के बारे में कंसीडर किया है। फिर इसने IEEE रेगुलेशन को और अर्थिंग के बारे में यहां लिया है, इल्यूमिनेशन को कंसीडर किया है। फिर आपका मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जहां पर पीएमएमसी है, आपका एमआई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके बारे में लिया। एनर्जी मेजरमेंट जो 3 फेज में करते हैं उसके बारे में यहां पर कंसीडर किया है। फिर आपका मेजरमेंट में जो कैलिब्रेशन होती है, एरर होती है, उसके बारे में कंसीडर किया है। फिर इसने कहा है भाई साहब, हमारा जो कॉमन डोमेस्टिक इक्विपमेंट है, जो घरेलू वैद्युतिक उपकरण है, समझ गए, जैसे आप आयरन के बारे में पढ़ते हैं, गीजर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, टोस्टर के बारे में पढ़ते हैं, है ना, आप हीटर के बारे में पढ़ते हैं, घरेलू वैद्युतिक यंत्र, याद रखिएगा उपकरण, इसको हम उपकरण कहें तो ज्यादा अच्छा होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो सब के बारे में है। फिर यहां इन्होंने कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज 3 फेज ट्रांसफार्मर, टर्न रेशियो, वोल्टेज रेगुलेशन, सीटीपीटी, उसके बारे में कंसीडर किया है। यानी इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के सिलेबस में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों बच्चों को सेम ही पढ़ना है। रजिस्टर का कलर कोड यहां आ गया, है ना। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक कंसेप्ट आपको देखना है, एससीआर है, डायक है, ये सब के बारे में देखना है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक कंसेप्ट भी आपको क्या करना है, यहां पर देखना है साथियों। फिर आ जाइए यहां पर लेआउट, ड्राइंग, कंट्रोल कैबिनेट, यानी लेआउट वगैरह जो हमारा है, कंट्रोल एलिमेंट्स है, डिन रेल है, टर्मिनल कनेक्टर है, आपका यहां पर केबल टाई है, स्लिप्स है, ग्रोमेट है, क्लिप है, जो हम लोग यूज करते हैं, छोटे छोटे उपकरण, जिसको आपको मैं मेरे बुक में जो चैप्टर मिलेगी वो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के नाम से मिलेगी। तो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को भी इन्होंने क्या किया है, यहां पर साथियों कंसीडर कर लिया है। कुल मिलाकर समझिए, एनसीवीटी का जो एनसीवीटी का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसको यहां पूरा उठा के डाल दिया है विद्यार्थी जी, ठीक है कि नहीं। फिर कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइडल प्लांट, थर्मल प्लांट है। फिर आपका यहां ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, पावर जनरेशन की अन्य विधियां जैसे विंड पावर जनरेशन है, सोलर पावर जनरेशन है, वो सब के बारे में यहां पर चर्चा हुई है। आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले के बारे में चर्चा हुई है। फिर यहां आ जाइए, मेरे डीसी जनरेटर के बारे में है, फिल, आर्मेचर वाइंडिंग, फिल वाइंडिंग, ब्रशेस, ईएमएफ इक्वेशन, सबको टुकड़े में तोड़ दिया है, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर। फिर यहां आ जाइए, आपका पैरेलल ऑपरेशन कैसे होगा। फिर आपका डीसी मोटर स्टार्टर है, लॉसेस है, एफिशिएंसी है, हमारे मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल है, टुकड़े टुकड़े में लिख दिया है साथियों। फिर यहां पर हम आते हैं तो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, स्लिप है, सिंगल फेज प्रिवेंशन है, लॉस एफिशिएंसी है, स्पीड कंट्रोल है। फिर आ जाइए तो यहां पर आपका डबल लेयर और सिंगल लेयर वाइंडिंग के बारे में कहा गया है। फिर आ जाइए तो मेरा डिफरेंट मेथड ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग ऑफ सिंगल 3 फेज इंडक्शन मोटर, फिर आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फिर अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन, अल्टरनेटर की अलग अलग आपकी क्या है, हमारे पावर फैक्टर करेक्शन कैसा होता है, फील्ड एक्साइटेशन कैसा होगा, अल्टरनेटर में कौन कौन सी रोटर लेंगे उसके बारे में बताया गया है। फिर यहां पर आगे आ जाइए साथियों,
तो आपको सिंगल डबल लेयर वाइंडिंग की चर्चा हो रही है। लॉस इफिशिएंसी किसका? तो हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। फिर आ जाइए यहां पर अल्टरनेटर का, ये मैं फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। फिर रजिस्टर का कलर कोड, मतलब ऊपर नीचे करके कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि टोटल जो आपकी सिलेबस है ना, टोटल जो आपकी सिलेबस है उसके बारे में यहां स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है कि भाई साहब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों से क्वेश्चन पूछेंगे। वायरमैन का जो टॉपिक है वहां से 30 मार्क्स कह रहा है कि भाई साहब हम दोनों मिला के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन वायरमैन दोनों है। अब दोनों का सिलेबस भी इसने क्या कहा है? सेम दे दिया है। यहां वायर ज्वाइंट्स के बारे में चर्चा अलग से कर दिया इन्होंने, ठीक है कि नहीं। फिर आ जाइए तो मेरी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो सेम ही है, पावर जनरेशन सेम है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर बिल्कुल आपका कॉमन दे दिया, डोमेस्टिक वायरिंग है, बैटरी सोलर है, कमर्शियल वायरिंग है, सब कुछ सेम है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, न्यूट्रल अर्थिंग है, ठीक है, वाइंडिंग के प्रकार हैं, प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में हमारा हो जाता है कि भाई स्मार्ट वायरिंग का क्या कंसेप्ट है, कंपिटेंसी सर्टिफिकेट हमें कैसे प्राप्त होगा, है ना, ये सब चीजों के बारे में पूछा गया है। सोलर डीसी अप्लायंसेस है, सेफ्टी डीसी सिस्टम का क्या होता है, पीवी का ई लर्निंग सॉफ्टवेयर क्या है। तो एक दो चीजें जो है थोड़ी सी अतिरिक्त यहां पर है। सीएफएल एलईडी ये सब तो आप पढ़ ही चुके हैं, कहां पर इल्यूमिनेशन में आप पढ़ते ही हैं, बस वही सब चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो यहां पूछा जाने वाला प्रश्न है ये ओवरऑल इलेक्ट्रीशियन वायरमैन दोनों के सिलेबस को कंबाइंड करके तब वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं एक बार फिर मेरे विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से आपको यहां से सूचित कर देता हूं, जो टोटल यहां चर्चा की गई है वो यह चर्चा की गई है कि आपके इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के दोनों के कॉमन सिलेबस से हम क्या करेंगे साथियों, प्रश्न पूछने वाले हैं। जो सिलेबस यहां दिया गया है उसको हमने आपके बीच डिस्क्राइब कर दिया। हम उम्मीद करते हैं साथियों कि आप पूरी बातों को समझने में सक्षम हुए होंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट रहा होगा तो बेहिचक आप कमेंट करके मुझे पूछिएगा। आपके सारे दुविधाओं का मैंने यहां जवाब दिया है और आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया मुकाम पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं और आप अपनी सफलता को भी प्राप्त करेंगे निश्चित रूपेण, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सब सफल हो, अपने माता पिता के नाम को रोशन करें, आप मंजिल को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं और आपके सुझाव और कमेंट्स के आधार पर फिर आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।